Yadav welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, in today's video we study about some basic science quiz question which are for class 6 to class 8. So in this video your first question is students, name the muscular sheet which separates the abdomen from the chest cavity. आपका एब्डोमिनल और चेस्ट कैविटी को अलग करने वाली ऐसी कौन सी मस्कुलर शीट है और क्या नाम है उसका? तो आंसर स्टूडेंट डायफ्राम। डायफ्राम एक मस्कुलर शीट होती है जो आपकी एबंडम को चेस्ट एक्टिविटी से सेपरेट रखने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन द एंड प्रोडक्ट अदर देन CO2 एंड एनर्जी इज। आपके कह रहे हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। तो अब उस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जब एंड प्रोडक्ट मतलब जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो किस किस में कन्वर्ट होता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है? तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और तीसरा प्रोडक्ट बनाता है, आंसर है अल्कोहल, ठीक है। ये तीन प्रोडक्ट्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बनते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल इज कॉल्ड। अब जो ब्रेक डाउन है, फूड का ब्रेक डाउन, टूट जाना, उस प्रोसेस को हम क्या करें? सेल के अंदर जब ब्रेक डाउन होता है फूड का उसे हम क्या कहेंगे? आंसर है सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेशन में आपका फूड ब्रेक डाउन होता है और ये प्रोसेस सेल के अंदर हुई तो हम ये उसे बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टूडेंट्स, इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ एयर इज ब्रीथ्ड इन एंड आउट। अब क्या कह रहे हैं? सॉरी स्टूडेंट्स, इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब जब हम एयर इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और एक्सहेलेशन, एक्सहेल मतलब अपनी बॉडी से बाहर जब रिलीज करते हैं गैस, तो कितनी मिलीलीटर एयर हमारी ब्रीथ अंदर जाती है और बाहर आती है? तो टोटल आंसर है 500 मिलीलीटर, ठीक है, एयर आपके ब्रीथ इन और आउट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स शुड बी मेड ऑफ मटीरियल्स दैट। आप क्या कह रहे हैं? जो कोई भी कुकिंग यूटेंसिल, खाना बनाने के जो बर्तन हैं, उसके जो हैंडल होते हैं वो किस मटेरियल से बने होते हैं ताकि वो किस में हेल्प कर सके? तो आंसर डज नॉट कंडक्ट हीट। जो उसके मटेरियल ऐसे बने होते हैं ताकि वो हीट को कंडक्ट ना कर सके, मतलब हीट को एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं कर देते, इसलिए आपके जो कुकिंग यूटेंसिल के हैंडल ज़्यादातर किससे मिलके होते हैं? बैकेलाइट से मिलके बने होते हैं मटीरियल के। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, अ कोल्ड स्टील स्पून dipped in a cup of hot milk, it transfer heat to the other end by the process of। अब क्या कह रहा है? जब कोई भी ठंडी चम्मच है तो आपकी गर्म दूध के अंदर डिप की जाती है तो क्या होगा? इट ट्रांसफर हीट टू द अदर एंड द प्रोसेस ऑफ। अब क्या कह रहा है? एक एंड से दूसरे एंड तक वो हीट पे ट्रांसफ़र होती है, किस प्रोसेस की वजह से वो ट्रांसफ़र हो रही है हीट? तो आंसर कंडक्शन की वजह से। अब कंडक्शन पता है, कंडक्शन में आपके सॉलिड के थ्रू हीट है वो ट्रांसफ़र होती है मटेरियल के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसरे विच मीन्स। अब क्या कह रहा है? जो एसिड वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया एसिड, जिसका मतलब होता है, आंसर है सोर, मतलब खट्टा। अब आपको पता है एसिड खट्टे सोर टेस्ट होते, तो इसलिए जो एसिड वर्ड है लैटिन वर्ड एक्रे से लिया गया जिसका मतलब है सोर। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, न्यूट्रल सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज। अब क्या कह रहा है? न्यूट्रल सॉल्यूशन जो अपने कलर को चेंज नहीं करते आइदर रेड और ब्लू लिटमस में, उन्हें हम क्या बुलाते हैं? तो आंसर न्यूट्रल सॉल्यूशंस। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन हम बुलाएंगे जो चेंज नहीं होते हैं, ब्लू और रेड लिटमस पेपर में चेंज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, द बॉडी पार्ट यूज्ड बाय स्नेक्स टू मूव एंड इट्स मूवमेंट इज कॉल्ड। अब क्या कह रहे हैं? स्नेक का ऐसा बॉडी पार्ट है जो मूव करता है और उसकी मूवमेंट, उसकी चाल, उसे हम क्या कहते हैं? तो आंसर है स्नेक की होल बॉडी, पूरी बॉडी एक साथ मूव करती है और वो मूवमेंट होती है स्लीथर। रेंगते हुए चलते हैं सब तो उस मूवमेंट को क्या कहेंगे? स्लीथरिंग या स्लीथर। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इज कॉल्ड। अब क्या कह रहे हैं? ऐसे कौन से जॉइंट होते हैं जो बैक, आगे और पीछे की ही मूवमेंट को अलाउ करते हैं? तो आंसर है हिंग जॉइंट। जो आपके हिंग जॉइंट होते हैं उसमें क्या होता है? आगे और पीछे की मूवमेंट होती है। बैक एंड फोर्थ, पीछे जाएगा, जहाँ से जैसे पीछे गया उसी से आगे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स,
द स्केलेटन इज मेड ऑफ बोन्स कार्ड। अब जो बोन्स का स्केलेटन है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तो आंसर है कार्टिलेज से मिलकर बना होता है बोन्स का स्केलेटन। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, विच गैस इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू प्रोड्यूस स्टार्च। अब क्या, अगर ऐसी कौन सी गैस है जिसका इस्तेमाल ग्रीन प्लांट्स में किया जाता है टू स्टार्च को प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस स्टार्च? आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आप CO2 भी लिख सकते हैं। CO2 का इस्तेमाल किया जाता है ग्रीन प्लांट में स्टार्च प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स, सेपरेशन ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इज डन बाय। अब क्या कह रहे हैं? केरोसिन ऑयल और वाटर को सेपरेट, अलग करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे? तो आंसर है स्टूडेंट डिकेंटेशन। जो डिकेंटेशन है उससे क्या, उसकी मदद से हम केरोसिन और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पार्टिकल्स ऑफ मड हैवी विद अलम। अब क्या कह रहे हैं? मड, कीचड़ से मेकिंग पार्टिकल्स बनाना विद अलम की मदद से हैवी, उसे हम क्या कहते हैं? तो आंसर लोडिंग। लोडिंग की प्रोसेस के थ्रू जो मड होते हैं उनको हम हैवी कर सकते हैं, भारी कर सकते हैं अलम की मदद से। अलम आपकी ये क्या है? एक फिटकरी होती है कॉमन लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स, अ माइक्रोस्कोपिक प्लांट विच कैन मूव इन वाटर इज। अब क्या, ऐसा कौन सा माइक्रोस्कोपिक प्लांट है जो वाटर में मूव करता है? आंसर क्लेमाइडोमोनास। जो क्लेमाइडोमोनास है एक माइक्रोस्कोपिक प्लांट है जो वाटर के अंदर मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स, एनीथिंग विच प्रोड्यूस एंड रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज। अब क्या, ऐसा कोई भी जो क्या प्रोड्यूस करता है, रिस्पॉन्स करता है एक ऑर्गेनिज्म में, उसे हम क्या बुलाते हैं? क्या, किस नाम से बोला जाता है उसको? तो आंसर है स्टिमुलस। कुछ भी प्रोड्यूस और रिस्पॉन्स और एक ऑर्गेनिज्म का, हम उसे बुलाएंगे स्टिमुलस। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Good morning students. So let's start our today's revision video that will helpful for your quiz, maths quiz. So first question is, our train travels with a speed of 50 km per hour for 2 hours at 30 km per hour for the next 1 hour. तो एक ट्रेन है, उसकी स्पीड पहले 2 घंटे में कितनी? 50 किलोमीटर पर आवर, एंड देन नेक्स्ट 1 आवर में कितनी? 30 किलोमीटर पर आवर। वट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। जब हमने टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस करा था तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक एवरेज स्पीड का, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है? स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, और वहां पे क्या था? डिस्टेंस। तो अभी यहाँ से हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस एंड देन टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्टली क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला? डिस्टेंस का हो जाएगा फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस का अगर स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड फर्स्ट कितनी है हमारे पास? दिस। तो फर्स्ट हम यहाँ करके लिखेंगे, और स्पीड है हमारे पास 50। सो डिस्टेंस भी 1 हो जाएगा, D1 से कैलकुलेट, और टाइम कितना है? 2। सो दैट विल बी 100, और डिस्टेंस विल कैलकुलेटेड इन यूनिट किलोमीटर। नाउ सेकेंडली डिस्टेंस 2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर स्पीड है एंड 1 आवर के लिए गिवन है, तो 30 किलोमीटर इज द सेकेंड डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से अब हमारे पास? दैट विल बी इक्वल्स टू D1 प्लस D2, एंड दैट इक्वल्स टू 100 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 130 किलोमीटर। ठीक है, और उसमें क्या होता था? एवरेज स्पीड में टोटल टाइम भी होता था, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है हमें? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड दैट विल बी 130 अपॉन में 3, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 दिस। और स्पीड का स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर हार। सो दैट विल बी द आंसर, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस गिवन ही नहीं था, जिससे हम क्या निकाले? टोटल डिस्टेंस। सो स्पीड गिवन है, स्पीड और टाइम से हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस, एंड देन टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बाय एडिंग बोथ ऑफ दीज डिस्टेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस वैल्यू। अब यहाँ पे अंदर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर पावर में 0 हो, अगर पावर में 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। ठीक है, किसी भी वैल्यू की, चाहे उसको
मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, कुछ भी उसमें वो लगा के हम ब्रैकेट में उसको अज्यूम करें, किसी की भी पावर 0 क्या हो जाती है, हमेशा 1। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ 20 टॉयज इज ₹1000, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ 15 टॉयज। दिस विल बी द यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या था, यूनिट मतलब क्या होता है 1, तो हम यहाँ के इसके लिए कैलकुलेट करेंगे फर्स्टली 1 के लिए। तो कॉस्ट ऑफ 20 टॉयज कितना है यहाँ पे, इज इक्वल टू ₹1000। तो 1 टॉय के लिए कितनी हो जाएगी कॉस्ट, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जब भी अगर हमें ज़्यादा वैल्यू से कम की निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कितनी आ गई 1 टॉय के लिए वैल्यू ₹50। ठीक है, और हमें कैलकुलेट किसके लिए करनी है, 15 टॉयज के लिए। अब 1 से अब हमें ज़्यादा के लिए करना है तो क्या हो जाएगा, वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 मल्टीप्लाई विथ 15 एंड दैट विल बी इक्वल टू ₹750। सो कॉस्ट ऑफ 15 टॉयज कितना हो गया, ₹750। ठीक है। नाउ डिटरमाइन द लीस्ट वैल्यू या लीस्ट नंबर। ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लिव्स रिमाइंडर 5 इन ईच के। फर्स्टली लीस्ट क्या होता था हमारे पास, एलसीएम, और ग्रेटेस्ट में क्या निकालते थे हम, एचसीएफ। ठीक है, और जब अब इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है और लीव्स रिमाइंडर 5, जब भी एचसीएफ में अगर लीव्स रिमाइंडर 5 हो तो क्या करते हैं हम उन्हीं नंबर में से रिमाइंडर माइनस करके लिखते हैं, और एलसीएम में क्या करते हैं, फर्स्टली इन नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं एंड देन क्या करते हैं उसमें 5 ऐड करते हैं। ठीक है, सो इन तीनों का एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10, 15 और 20। इन तीनों वैल्यूज में से दो वैल्यू जो एक ही नंबर से डिवाइड हो वो क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 5 जा 15 नहीं होता तो 15 को एज इट इज, और 10। ठीक है, नाउ अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 2 से सिर्फ एक ही वैल्यू हो रही है तो 2 से नहीं करेंगे। देन 3 से एक ही वैल्यू होगी, देन 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 देन 5 2 जा। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई, 2 5 जा 10, 10 6 जा 60। सो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 20 इज इक्वल टू 60। सो नंबर लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिमाइंडर जितना है वो क्या कर देंगे हम यहाँ पे ऐड। तो आंसर क्या आ गया 65। इन केस अगर हमें यहाँ पे निकालना होता कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स लीव्स रिमाइंडर 5, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालना होता है हमें किसका, 10 - 5, 15 - 5 एंड 20 - 5। हमें पहले उनमें से माइनस करना है, देन उनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस है, एलसीएम पहले इन तीनों वैल्यूज का निकालेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे, और एचसीएफ में क्या करते हैं, पहले इनमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं, देन उनका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज 3900 बाय 30%। नाउ ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसमें क्या था, इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू होता है हमारे पास इंक्रीज अपॉन में एक्चुअल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई विथ 100। ठीक है, अब यह कैलकुलेट क्या करना है, इंक्रीज मतलब ये कैलकुलेट करना है, इंक्रीज परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है 30%, तो इंक्रीज हुआ कितना है 30%, मतलब पहले जो था हमारे पास 100 होता है हमेशा, और उसमें 30 क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू इंक्रीज जो कि हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन में एक्चुअल वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3900 एंड मल्टीप्लाई विद 100। कैलकुलेट क्या करना है, सिर्फ इंक्रीज, तो इंक्रीज को हम एक साइड लिख लेते हैं और उसके अदरवाइज वैल्यूज को क्या कर देते हैं इधर। अब फर्स्टली 100 + 30 130 हो गया। ठीक है, इंक्रीज को अगर इनकेस हमने यही रखा तो 3900 क्या है यहाँ पे डिवाइड में, इधर आ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो इसके साथ क्या हो गया 3900 मल्टीप्लाई और 100 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, इन दोनों का क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। 13 9 जा 117, 11 13 3 जा 39, सो 5070, दैट विल बी द इंक्रीज वैल्यू। ठीक है, सो इंक्रीज कितना हुआ है हमारे पास, दिस वैल्यू विल बी द इंक्रीज। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम संधि करेंगे। हमने जो परिभाषाएं करी थी उसी में उसको रिवीजन करते हैं। तो संधि क्या है, सबसे पहले संधि की परिभाषा, दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा है कि दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है, या कह सकते हैं दो ध्वनियों का मेल संधि कहलाता है, या दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो परिवर्तन यानी विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। फिर है संधि के भेद। संधि के कितने भेद हैं, संधि के
तीन भेद हैं। संधि के कितने भेद है? संधि के तीन भेद है। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब है आपकी स्वर संधि। स्वर संधि क्या है आपकी? कि स्वर संधि में दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि में क्या होगा? सिर्फ स्वर का मेल होगा। स्वर का स्वर के साथ मेल होगा, तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? हम स्वर संधि कहते हैं। अब आपकी जो स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं। देखो, संधि है उसके 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तथा जो स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। अब इसके अंदर ये अलग अलग हैं आपकी, कि जैसे दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि में जो हर्ष अथवा हर्ष या दीर्घ स्वरों का मेल होता है। समान स्वर होंगे हर्ष या दीर्घ, और दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, तो ये दीर्घ संधि है। जैसे मत प्लस अनुसार, मतानुसार। फिर है आपकी गुण संधि। गुण संधि में ए आ के साथ में ई या ई, छोटी या बड़ी, गलत है बेटा यहाँ पे, छोटी या बड़ी के मेल से ए बनता है। ऊ, ये बड़ा ऊ के मेल से ओ बनता है, और री के मेल से अर बन जाता है। जैसे ए और ई से ए बना, राज प्लस इंद्र क्या बन गया? राजेंद्र। ऐसे ही ऊ से आपका बना ए प्लस में ऊ, ओ हो गया सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। फिर आपका है रे का, री का ए प्लस में री, अर हो जाता है। देव प्लस में ऋषि, देवर्षि। री का क्या हो गया? रे हो गया। वृद्धि संधि में यदि ए और आ के बाद में ए और आई हो तो दोनों मिलकर अय हो जाते हैं। जैसे 1 प्लस 1 ए और ए मिलके क्या हो गए? अय हो गए, 1 1। ऐसे ही इसके अंदर ए और आ के बाद में ओ और ओ हो तो अव हो जाते हैं। जैसे ए प्लस में ओ, अव हो जाते हैं। परम प्लस औषध, ओ, ए और ओ क्या हो गया? अव हो गया, यानी वो ही रहते हैं। यण संधि में यदि ई और ई के बाद में उसमें से भिन्न स्वर आता है तो ई का क्या बन जाता है? ये बन जाता है। कि ई के बाद में समान स्वर होगा तो बेटा दीर्घ संधि हो जाएगी। इसलिए अगर कोई असमान स्वर आता है, उससे अलग स्वर आता है, तो ई का हम क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं। जैसे देखो, इसमें अति प्लस में अधिक, अब इसका विच्छेद क्या हो गया? अत्यधिक, क्योंकि ई का हमने क्या बना दिया? ये, तो इसलिए यहाँ पर ये तय कैसे हो गया आपका? आधा। तो जब आपको अत्यधिक शब्द होता है, अत्यधिक अगर आपका उपसर्ग भी जब होता है तो आपसे पूछा जाता है अत्यधिक में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग क्या होगा? उसमें अत नहीं होगा, क्या होगा? अति। अति प्लस में अधिक। फिर है आपकी अयादि संधि। अयादि संधि में यदि ए आए, ओ औ के बाद में उससे भिन्न स्वर आए, यानी ए और अय हो और उसके बाद में कोई और स्वर ए और अय नहीं, ओ और औ में भी ओ और औ के अलावा कोई और स्वर हो, तो ए का अय का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे ए प्लस ए अय, जैसे ने प्लस अन, नयन। अय प्लस में ई, आई। ऐसे ही ओ प्लस में ऊ, औ। भो प्लस उप, भाऊ। फिर आती है आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन में है व्यंजन से, व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का किसी स्वर से मेल होता है तो वो कहलाती है आपकी व्यंजन संधि। इसके भेद नहीं है, इसके सिर्फ नियम है। फिर है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन के मेल से, कि विसर्ग होगा और उसके साथ में स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है, उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वो कहलाती है आपकी विसर्ग संधि। इसके भी अलग अलग नियम है। जैसे नी प्लस में पाप, जो विसर्ग है उसका क्या बन गया? निश्चय बन गया, तो निष्पाप। ऐसे ही यहाँ पे नी प्लस में विसर्ग और मूल, तो यहाँ पर क्या बन गया? नी विसर्ग का रे बन गया, तो निर्मूल। ये आपको याद करने हैं। थैंक यू। This is our GK class for 6 to 8, and today we revise our some questions
for GK competition. Okay, so our first question is, from which country we adopt the parliamentary system in our country? कि हमने अपने देश में जो संसदीय नीति अपनाई है, जो संसदीय प्रणाली अपनाई है, वो कौन से देश से ली है? अमेरिका से ली है, न्यूजीलैंड से ली है, ब्रिटेन से ली है या अफ्रीका से ली है? तो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है. ओके. आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, हु वॉज द हेड ऑफ ए कंट्री? कि एक देश का हेड, मुखिया कौन होता है? अगर आपसे पूछे कि गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, सरकार का हेड कौन होता है, तो उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर. और जो कंट्री होती है उसका हेड कौन होता है? सीएम होता है, पीएम होता है. पीएम तो गवर्नमेंट का होता है, तो पीएम हो नहीं सकता. सीएम एक राज्य में होता है, इसलिए वो देश का हेड नहीं हो सकता. गवर्नर भी राज्य में होता है, तो कौन होगा आंसर? प्रेसिडेंट. ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी जजेस आर इन द सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट? कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में कितने जज हैं? 41, 31, 42, 32. अगर खाली जज पूछे, अगर आपसे पूछे कि जो चीफ जज है उसके अलावा बताइए, तो 31 है. लेकिन अगर चीफ आपसे खाली ये पूछे कि जज कितने हैं, तो कितने हैं? 32. 31 तो जज हैं और एक चीफ जज है. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फोक डांस ऑफ हरियाणा इज? कि हरियाणा का फोक डांस क्या है, लोक नृत्य क्या है? तो क्या है? घूमर है, झूमर है, भंगड़ा है या कथकली है? तो घूमर तो राजस्थान का है, भंगड़ा पंजाब का है, कथकली कर्नाटक का है. तो कौन सा होगा हरियाणा का? झूमर. ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच फेस्टिवल इज बोट रेसिस ए स्पेशल फीचर? कि किस त्यौहार में बोट की जो रेसिंग होती है वो एक मुख्य प्रक्रिया है या मुख्य भाग है उसका? तो दुर्गा पूजा का, लोहरी का, ओणम का या उगदई का? तो किसका है? ओणम का है. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट लेंथ इज? कि जो अपना राष्ट्रीय झंडा है, अपना राष्ट्रीय ध्वज है, उसका चौड़ाई से लंबाई में क्या अनुपात है? तो 4:3, 1:3, 5:3, 2:3. तो क्या है? वो 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा, मतलब कि 2:3 में है. चाहे वो कितना भी हो, मीटर, चाहे वो मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, लेकिन 2:3 में है, 2:3 में है. कि अगर मान लो वो 2 मीटर चौड़ा है तो 3 मीटर लंबा होगा. ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड? कि पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? रांची में लगता है, आगरा में लगता है, अजमेर में लगता है या पंजाब में लगता है? तो कहाँ लगता है? अजमेर में. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कंट्री इंडिया एक्सपोर्ट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट प्रोडक्ट्स? कि भारत अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को किस देश को सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो अपने ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, अफ्रीका, यूएसए, यूरोप. तो सबसे ज़्यादा किसको करता है? यूएसए को. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज? कि उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़? नहीं, ये तो हरियाणा और पंजाब की है. लखनऊ उत्तर प्रदेश की है. कोहिमा? नहीं. देहरादून? हाँ, ये है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? कि भारत का पॉपुलेशन के आधार पे विश्व में कौन सा स्थान है? 3rd है, 4th है, 2nd है, 5th है? तो कौन सा है? 2nd है. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द परसेंटेज ऑफ लैंड ऑन द अर्थ सरफेस इज? कि अपनी जो लैंड है, अपनी जो धरती है, मतलब भूमि है, अर्थ सरफेस के ऊपर वो कितनी है? क्योंकि अपनी अर्थ सरफेस पानी और लैंड 2 भागों में बटी हुई है. तो कितनी है? 29%, 71%, 35% या 75%? तो क्या है आंसर? 29%, क्योंकि 71% तो वाटर है. ओके स्टूडेंट्स,
तो आपका जो जीके कंपटीशन होगा उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस वेरी वेल एंड रिवाइज द जीके क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू. Good morning student, welcome to online classes. In this spoken class today I'm just going to tell you the revision of holidays. So in this revision part, जैसा कि ये स्पोकन का टॉपिक है, सो स्पोकन मीन्स आपको कैसे बोलना है एंड द वे ऑफ स्पीकिंग शुड बी क्लियर एंड इट शुड बी इफेक्टिव while just you are standing in front of the audience. जब आप ऑडियंस के सामने खड़े हैं, आप अपनी बात कुछ रख रहे हैं उनके सामने, तो आपकी जो है बातों में, आपके टॉपिक में जो है दम होना चाहिए, ताकि जो सामने बैठे हैं वो आपकी बातों को सुन सके और उन्हें आपके तथ्य जो आप उनको बताओगे उसके बारे में उन्हें अच्छा लगे और वो समझ सके उन्हें जो आप समझाना चाहते हैं. सो स्टूडेंट, let us start the holiday topic. As I told you, the holidays. So this is the topic in which you have to tell about the holidays beneficial, how it is and how it is important. So let us start. Holidays are the best day of relax and recreation. जो हॉलीडे जो है रिलैक्स होने का और रिक्रिएशन का सबसे अच्छा और उत्तम माध्यम है. It is very pleasing to our ears. We are very glad when we get holidays like summer vacation, winter vacation and festival vacation. हमारे कानों को जब हम हॉलीडे के बारे में सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ये शब्द सुनना हॉलीडे के बारे में. जब हम ये चीज़ सुनते हैं, चाहे वो समर वेकेशन हो या विंटर वेकेशन हो या फेस्टिवल वेकेशन जैसे कि होली है, दिवाली है, दशहरा है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो इसमें क्या है कि जब हम सुनते हैं तो हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है और हमें एक रिलीफ मिलता है कि चलो अब थोड़े दिनों के लिए हमें आराम मिलेगा, यानी कि जो दिनचर्या की डेली की रूटीन से उससे थोड़ा सा हमें हटकर कुछ करने को मिलेगा. द मैन विदाउट रिलैक्स एंड एंजॉय इज डल. और एक आदमी जो बिना रिलैक्स किए हुए है और उसको कोई चीज़ वो इन्जॉय नहीं कर रहा है और एक ही काम को लगातार किए जा रहा है, तो उसका जो है जीवन नीरस हो जाता है. हॉलीडेज मेक आवर माइंड चेयरफुल. और हॉलीडे अगर बीच में मिल जाता है तो इससे जो है हमारा दिमाग जो है चेयरफुल यानी कि चुस्त बनता है. इट इम्प्रूव्स आवर हेल्थ. और हॉलीडेज जो है वाकई में जो है उसके बाद जब हम इसको हॉलीडे को जो है स्पेंड करते हैं तो इसमें हमारी थोड़ी सी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि जो डेली के यूजेस की जो चीज़ें होती हैं हम जो डेली रूटीन में करते हैं उससे हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है और हम अपनी मनमानी अपनी बॉडी की तरफ भी, हेल्थ की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रख पाते हैं, जो कि हम डेली रूटीन की वजह से नहीं कर पाते हैं. इन हॉलीडेज पीपल लव पैराग्लाइडिंग, enjoy boating and they experience of waterfalls. और इसी तरह से हॉलीडे में जो है लोग बहुत अलग अलग चीज़ें जो करते हैं जो उन्हें डेली रूटीन की लाइफ में करने को नहीं मिलती हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग है और बोटिंग है और वो एक्सपीरियंस करते हैं वाटरफॉल का भी. तो ये अपने लोगों की पसंद होती है. कोई माउंटेन्स पे जाना पसंद करते हैं, कोई हिली एरियाज़ में जाना पसंद करते हैं और कोई इन चीज़ों को जो है वो खुद स्पेंड करके इसको एंजॉय करते हैं. पीपल हैव फन बाय डांसिंग, लिसन टू द म्यूज़िक. और कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो है एंजॉय करते हैं डांस करके और अपना म्यूज़िक सुन के. इफ़ वी स्पेंड द वेकेशन इन दिस वे इट विल डू गुड एंड टू आवर बॉडी एंड माइंड. और इस तरह से, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है, अगर इस तरह से लोग जो है अपना वेकेशंस स्पेंड करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि हमारा शरीर और हमारा दिमाग जो है वो फ्रेश होता है. इट विल रिस्टोर आवर एनर्जी एंड फिट अस फॉर वर्क अगेन. और इस तरह से ये जो बदलाव हम लाते हैं इससे हमारा बॉडी जो है वो रिलैक्स फील करता है और हम पूरी उसके साथ जो है एनर्जी के साथ अपना जो डेली रूटीन का काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं.
Thus, after spending the vacation wisely, we shall can be able to work. और इस तरह से जब हम अपना जो है छुट्टियां बिताते हैं, वेकेशन बिताते हैं बड़े ही बुद्धिमानी से, तो हम जो है दोबारा काम करने के लायक हो जाते हैं. एबल टू वर्क हार्ड विद अ चेयरफुल माइंड. तो ये बच्चों इसमें क्या है, हॉलीडेज के बाद हम जो है पूरी जो है अपनी ईमानदारी से, हमारी बॉडी भी रिलैक्स होती है, हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है और हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है. जब सारी ही चीज़ अच्छी होती है तो हम अपना काम जो सुचारू रूप से दोबारा करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं. सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी और इसके साथ आपको ध्यान में रखना है द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज मस्ट द वे ऑफ टॉकिंग शुड बी इफेक्टिव एंड द साउंड शुड बी पावरफुल एंड योर एक्सप्रेशन, आपका एक्सप्रेशन यानी कि बोलने का तरीका, जताने का जो बॉडी लैंग्वेज है, दैट इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस थिंग. सो स्टूडेंट, अब आपको करना क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया है, पॉइंट्स आपको बताई हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये यू हैव टू स्पीक इट एंड देन आप जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ पॉइंट्स मैं आपको आगे और बताऊंगी. तो सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही. लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन. थैंक यू. टेक केयर. For 6 to 8 class revision work related to the English Grammar Olympiad, and we have discussed about the different defines. So today we will start with the revision. Noun क्या होता है? Everybody knows a name of a person, a place, animal or thing is called the noun. जो feelings, quality, idea, पर्सन का नेम, एनिमल का नेम, प्लेस का नेम, इन सबको रिप्रेजेंट करता है, उसे हम नाउन कहते हैं. सो दिस इट कैन बी अ सिंगुलर और अ प्लूरल. जो नाउन होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है. नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन. यू सी हियर दे वी हैव 5 काइंड्स ऑफ नाउन. Pronoun is related to the, in place of noun we will use pronoun. हम noun की place पे pronoun को use करते हैं. For an example, I, you. First of all, for an example, जैसे मैंने बोला आपको, रिया is a good girl. रिया की place पे अब मैं start कर रही हूँ she must do hard work. तो जो she यूज़ किया है वो है pronoun और रिया क्या है, noun. So we are using noun and pronoun like this. And now questions are framed. अब जो questions frame होंगे वो कैसे frame हो सकते हैं आपके? सबसे पहले आपको define बहुत carefully पढ़नी है. कोई भी sentence कहीं से भी उठा के आ सकता है और उससे पूछ सकता है which kind of noun is this, और which type of in place of this what we will use. इसकी जगह पे हम क्या use कर सकते हैं, like this. Now we have different types of pronoun. You can see here we have 9 different pronouns. Just revise them. At least you have to know the names of the pronoun. And next we have adjectives. Adjectives define and its kinds. You can see here. Adjectives क्या होते हैं? In short, I will tell you. An adjective describes or modifies noun and pronoun. जो adjective होते हैं वो noun और pronoun दोनों को ही मॉडिफाई करते हैं. मॉडिफाई कैसे करते हैं? वो नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में ये बताते हैं कि उनकी क्वालिटी, साइज़, शेप, ड्यूरेशंस मीन्स टाइमिंग्स, फीलिंग्स, हर चीज़ को मॉडिफाई करने में उनकी हेल्प करते हैं और उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स कि नाउन और प्रोनाउन को कैसे हमें मतलब मॉडिफाई करना है, उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, पोजेसिव, एम्फेसाइजिंग. लाइक दिस वी हैव एडजेक्टिव्स. एंड नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब्स. एडवर्ब्स इज़ रिलेटेड टू मॉडिफाइज अ वर्ब. वर्ब क्या होती है? कोई भी कार्य, जो हम कोई भी काम करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं, और एडवर्ब हम इसको मॉडिफाई करते हैं. किस मतलब इट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब. मतलब जो वर्ब की मीनिंग के अंदर जो हम करते हैं ना, फॉर एन एग्जाम्पल किसी को टाइम देना है,
देखो शी वर्क्स, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है वर्ब का। वर्क क्या कर रही है, वो काम कर रही है, वर्क कर रही है, ठीक है। शी डज हर वर्क वेरी क्विकली। वेरी क्विकली जो हमारे पास आया है वो हमारा क्या है, एडवर्ब। वाई, क्योंकि वो हमें ये बता रहा है कि जो वर्ब काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। तो वी आर यूजिंग द काइंड्स ऑफ द एडवर्ब्स, हम एडवर्ब की काइंड्स को यूज़ करके और उसको ज़्यादा वर्ब को मॉडिफाई करेंगे, दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स। नेक्स्ट वी हैव इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, एवरीवन नोज। जो इमोशंस, फीलिंग्स, सरप्राइजनेस और ये जो हम यूज़ करते हैं वर्ड्स, वो सारे हमारे इंटरजेक्शन के अंदर यूज़ होते हैं। एंड इन शॉर्ट आई विल टेल यू अबाउट ऑल द थिंग्स। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट या एक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं वर्ब, जो भी कार्य यानी कि कोई भी काम हो रहा है उसे। सो नेक्स्ट वी हैव prepositions, conjunctions, interjections. Now prepositions show the relationship between noun and a pronoun. नाउन और प्रोनाउन दोनों का रिलेशनशिप को जो शो करते हैं, दिखाते हैं, वो prepositions होते हैं। कंजक्शंस होते हैं जो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, उन्हें हम कंजक्शंस कहते हैं। इंटरजेक्शंस अभी मैंने आपको बताया, फीलिंग्स और कोई भी इमोशन को शो करने के लिए हमें इंटरजेक्शन वर्ड्स की ज़रूरत होती है। नाउ वी हैव डन ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट वी हैव होमोफोन्स, होमोनियम्स। एंड होमोफोन्स आर द होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स होते हैं जो डिफरेंट स्पेलिंग्स होती हैं, बट दोनों की सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, बट मीनिंग दोनों का डिफरेंट होता है, दे आर कॉल्ड homophones. Like this you will just revise these defines like this and what we have done. तो उनके सिर्फ डिफाइंस के बेसिस पे ही क्वेश्चंस आएंगे। कोई भी आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा और उसमें से पूछ लिया जाएगा कि इस क्वेश्चन में नाउन और प्रोनाउन कौन सा है, या इस वर्ड को अंडरलाइन कर, जो अंडरलाइन है या किसी भी हाईलाइटेड है, उस वर्ड को आपको बताना है कि वो एडवर्ब है, वर्ब है या प्रीपोजिशन है, या यू विल यूज़ फाइंड आउट फ्रॉम द डिफाइंस ओनली। आपको डिफाइंस में से ही फाइंड आउट करना है कि वो वर्ड किससे अट्रैक्ट है, यानी किससे संबंधित है। थैंक यू एवरीवन। नाउ प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इंग्लिश ग्रामर ओलंपियाड।